उसके बगैर आप क्वालिफाइड स्टाफ के बगैर ब्लड बैंक के अंदर किसी को ड्यूटी असाइन नहीं कर सकते। ऐसे नहीं हो सकता एक बंदे ने ट्रेनिंग की और सिर्फ ट्रेनिंग की, उसके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप उसको अपॉइंट कर दो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए। तो पहली बात क्या है कि जो स्टाफ होगा वो सारा क्वालिफाइड होगा। क्लियर? क्वालिफाइड का क्या मतलब है कि उसने पढ़ा हुआ है, वो एग्जाम से गुजरा हुआ है और उसने एग्जाम पास करके अब वो अपने इस ड्यूटी के ऊपर असाइन हुआ है। दूसरे पॉइंट पे कि उसकी ट्रेनिंग भी हुई है। अब ट्रेनिंग के लिए ऑब्वियसली जो है ट्रेनिंग के लिए एक बंदे ने अगर क्वालिफिकेशन लेके आया है तो हो सकता है कि उसकी जॉब के दौरान भी क्वालिफिकेशन हो, ट्रेनिंग हो, तो उसके लिए प्रोसीजर होता है कि आप इंडिपेंडेंटली किसी इंपॉर्टेंट जगह पे किसी को भी अकेले यानी कि काम के लिए नहीं रखते। तो आप क्या करते हो, उसको सुपरविजन में किसी सीनियर टेक्नोलॉजिस्ट की, सीनियर टेक्नीशियन की सुपरविजन में आप दे देते हो ताकि उसकी ट्रेनिंग हो जाए। और जब वो ट्रेनिंग हो जाए और फिर उसके ट्रेनिंग के बाद भी आप जो है उसको टेस्ट करते हो, उसका जो है ना रेगुलर बेसिस के ऊपर उसकी जो कॉम्पिटेंसी है उसको चेक भी किया जाता है। तो जो सेकंड पॉइंट जो ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ है वो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि प्रोसीजर्स नए नए आते रहते हैं। रिएजेंट्स जो है हर टेस्ट के मुख्तलिफ प्रोसीजर, जैसा मैंने आपको बताया ब्लड बैंकिंग, ब्लड ग्रुपिंग के कितने सारे प्रोसीजर हैं। ठीक है? तो आपका हो सकता है कि आज पॉलिसी ये है कि आप जो है टाइम मेथड से कर रहे हो या क्यू मेथड से कर रहे हो, कल पॉलिसी चेंज हो जाए और आपकी पॉलिसी बन जाए कि आपने जेल कार्ड के ऊपर ब्लड ग्रुपिंग भी करनी है। तो ऑब्वियसली जब जेल कार्ड के ऊपर करनी है, जो टेक्नीशियन थे उनकी प्रैक्टिस इस पे थी, उनकी उनकी ट्यूब मेथड पे थी या टाइल मेथड पे थी। अब उनको हमने शिफ्ट किया टू द जेल कार्ड मेथड। तो उसके लिए उसकी क्या होगी, उनकी पहले ट्रेनिंग होगी और ये ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे होती रहेगी और उनकी कॉम्पिटेंसी का टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पे होता रहेगा। ठीक है? ऐसे नहीं है कि आपने जो है टेक्नीशियन है उनको छोड़ दिया और वो काम कर रहे हैं और वो उनका टेस्ट ना किया जाए। हर चीज़ की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए उसको टेस्ट से गुजारना पड़ता है। उससे क्या होता है कि आपकी स्किल्स पॉलिश होती हैं। तो इसी तरीके से उनकी रिक्वायरमेंट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी की कि आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग करनी है स्टाफ की, और ट्रेनिंग सिर्फ करनी नहीं है, इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना है और ये रेगुलर बेसिस पे होगी। और वो आप आइडेंटिफाई करोगे कि हमने महीने के अंदर इतने डेज इसके लिए स्पेसिफाई किए, इतने आवर्स इसके लिए स्पेसिफाई किए और जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी उनके ये नाम है, जिसने ट्रेन किया उसका ये नाम है। तो आपके ये डिटेल जो है सारा का सारा इसका आप डिटेल में इसको यानी कि रिकॉर्ड रखते हो और रिकॉर्ड फिर ऑब्वियसली रेगुलर बेसिस पे 6 मंथ या 1 ईयर के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वाले आके उसको चेक करते हैं और वो देखते हैं कि आपका ये पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द ट्रेसिबिलिटी। ट्रेसिबिलिटी क्या है कि अब आपने ऑब्वियसली ब्लड बैंक का बेसिकली क्या काम है कि आपने ब्लड डोनर से लेके या आपने स्टोर करना है या इसको आपने डिस्पेंस करना है और ये पेशेंट तक पहुंचाना है और पेशेंट को उसको ट्रांसफ्यूजन होनी है। तो ट्रेसिबिलिटी क्या है कि आपने जो सारा का सारा रिकॉर्ड जो कि ब्लड से रिलेटेड था, सारा का सारा रिकॉर्ड आपने अपने पास सेव करके रखा। इंग्लैंड के अंदर जो उनकी ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है उनकी रिक्वायरमेंट है कि वो एटलीस्ट 30 ईयर्स तक उस ब्लड का रिकॉर्ड रखते हैं कि किस डोनर से लिया गया था, क्या ब्लड ग्रुप था डोनर का, क्लियर, किस टाइम पे लिया गया था और ये जिसको लगा था, जिस पेशेंट को लगा था उसका ब्लड ग्रुप क्या था, उसके अंदर कोई रिएक्शन तो नहीं आया था, हुआ था। और दूसरी बात ये कि उसको ट्रांसफ्यूजन जो है किस किस दौरान में हुई थी। क्लियर? तो ये सारा का सारा रिकॉर्ड क्या है, ट्रेसिबिलिटी। अब आपके पास पता हो कि डोनर कौन था, क्या एज थी, क्या नाम था, कब आया था, किस डेट पे आया था, कब वो ब्लीड हुआ था, कब पेशेंट को जो है ब्लड जो है पहुंचाया गया था, क्लियर, और कब उसको ट्रांसफ्यूजन हुई थी और उसमें कोई रिएक्शन तो नहीं आती। ये सारी की सारी ट्रेसिबिलिटी है। ये सारा का सारा रिकॉर्ड आपके पास मेंटेन होना चाहिए और जो अथॉरिटी वाली है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी वो इसको फिर रेगुलर बेसिस के ऊपर आके चेक करती है। क्लियर? वो देखती है कि अब आपके पास जो है ये सारा का सारा, और एंड के ऊपर फिर आपके पास वेस्टेज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रेसेबिलिटी में आपके पास वेस्टेज भी आती है कि एसओपीज में भी आपने वैसे लिखा कि आपने एसओपीज के अंदर कि वेस्टेज के क्या प्रोसीजर होगा। इसी तरीके से ट्रेसेबिलिटी, अगर एक ब्लड जो है डोनर से आपने ले लिया, उसको सेव करके रख लिया, अब लेकिन वो ट्रांसफ्यूज नहीं हुआ, क्लियर, और वो एक्सपायर हो गया, तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए कि ये पेशेंट का जो ब्लड जो है ये एक्सपायर हो गया था। तो ये कितना पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी है
उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा ख्याल है कि बुक्स में मुझे मिली नहीं थी, मुझे इंग्लैंड की मिली थी, क्योंकि हम इंग्लैंड की बुक्स ही ज़्यादातर कंसल्ट करते हैं। हॉफब्रेंड के जो इंग्लिश ऑथर हैं उनके, तो उन्होंने तो 30 ईयर्स लिखा हुआ। पाकिस्तान के अंदर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी, आई हैव नो आइडिया कि इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, कि आपके पास कितने अरसे तक ये रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। तो खैर पाकिस्तान के अंदर भी इनके कोई ना कोई तो एक लिमिट होगी, 10 साल 15 साल जो भी होगी, वो इनकी भी एक लिमिट होगी। तो ट्रेसेबिलिटी समझ आ गई कि आपकी ट्रेसेबिलिटी क्या है। और फोर्थ पॉइंट इज द हीमोविजिलेंस। हीमोविजिलेंस हीमोविजिलेंस क्या है बेसिकली? हीमोविजिलेंस मींस कि आपके पास ब्लड से रिलेटेड, जो आपने जो ब्लड बैंक के अंदर रखा था, उससे रिलेटेड अगर कोई पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन आएगी, तो उस कॉम्प्लिकेशन को नोट करना, आइडेंटिफाई करना, उसको रिपोर्ट करना, ये सारा का सारा प्रोसीजर इज कॉल्ड द हीमोविजिलेंस। ठीक है। हीमोविजिलेंस क्या है कि आपके पास ब्लड से रिलेटेड अगर पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, तो आपने उसको रिकॉर्ड किया, उसको आइडेंटिफाई किया, कॉज को आइडेंटिफाई किया, और फिर आपने इसको ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी को नोटिफाई किया। तो ये सारी की सारी हीमोविजिलेंस के अंदर आता है। मिसाल के तौर पे आपने एक ब्लड लिया, ब्लड जो है आपने अपने पास स्टोर रखा, आपने उसको 2 दिन 3 दिन के बाद जो है उसको ब्लड की ज़रूरत थी, हमारे पास स्टोर में मौजूद था, पेशेंट का अटेंडेंट आया, वो आपसे ब्लड ले गया, ब्लड लगा, ब्लड की वजह से उसको रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हुआ, सीवियर रिएक्शन हुआ या माइल्ड रिएक्शन हुआ, आपने जो है क्या होता है कि हीमोविजिलेंस के अंदर एक फॉर्म होता है जो हम बना के मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, हॉस्पिटल के मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। उस वार्ड्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि वो फिल करना होता है मेडिकल ऑफिसर ने, कि जो ट्रांसफ्यूजन देने के लिए जो है वहाँ पे आइडेंटिफाई है कि इस बंदे की सुपरविजन के अंदर ट्रांसफ्यूजन होगी। ठीक है। हम ब्लड बैंक पकड़ा देते हैं, तो ये ऐसे जाके जब वहाँ पे जाते हैं वार्ड के अंदर, या जहाँ पे वो ब्लड लग रहा होता है, वहाँ पे किसी के सुपरविजन में वो देते हैं। ठीक है। या कोई हेड नर्स है या कोई मेडिकल ऑफिसर है। आइडियली तो मेडिकल ऑफिसर शुड बी असाइंड to monitor the transfusion of the blood, and it should not be given in after evening 6 बजे 7 बजे के बाद जो है आइडली एमरजेंसी कंडीशन के अलावा नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन शुड बी अवॉइडेड। इट शुड बी डन इन द डे लाइट। ठीक है। जब स्टाफ आपका ज़्यादा होता है, कंप्लीट होता है, अगर अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, तो उसको वेल हैंडल कर सकता है। क्लियर। तो अगर उस पेशेंट को ब्लड लगा, अब उसके अंदर रिएक्शन आया, तो अब रिएक्शन का मैंने आपको बताया, आपने एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया, वो भी हीमोविजिलेंस का हिस्सा है। तो डिजाइन द फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूट इट टू द डिफरेंट वार्ड्स ऑफ द हॉस्पिटल, एंड दैट फॉर्म इज फिल्ड बाय द डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर, वो आपको फिर वापस भेजा जाता है। क्लियर। उसमें सारी क्लिनिकल फाइंडिंग्स बताई जाती हैं कि अगर पेशेंट को बिल्कुल ब्लड लगा है, उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आई है, उसको शिवरिंग शुरू हो गई है, उसको ब्रेथलेसनेस शुरू हो गई है, उसका जो है कोमा में चला गया पेशेंट, उसकी डेथ हो गई, जो कुछ भी हुआ है, वो सारा का सारा फॉर्म में फिल किया जाएगा, और पेशेंट के सैंपल्स, ठीक है, वो ब्लड जो ट्रांसफ्यूज हुआ था वो वापस आएगा। क्लियर। और वो फिर ब्लड बैंक के अंदर उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि व्हाट वुड बी द कॉज। फिर पेशेंट के इसी तरह से सैंपल्स जो है सीबीसी सैंपल, क्लॉटेड सैंपल, दोनों सैंपल्स आएंगे, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें आइडेंटिफाई की जाएंगी कि क्या हुआ। फिर आप उसको सबको जो है कॉज को आइडेंटिफाई जब कर लोगे, तो फिर सिर्फ यहाँ पे काम खत्म। ये रिकॉर्ड तो आपका हो गया, रिकॉर्ड में तो आ गया, लेकिन आपने फिर कंसर्न अथॉरिटीज़ को भी नोटिफाई करना है कि ये इस तरह का ब्लड इस टाइम पे लगा था और इस वजह से इनको कॉम्प्लिकेशन आई थी, और ये अपने रिकॉर्ड के अंदर रखना है। तो ये 4 चीज़ें मिल के जो है अल्टीमेटली एक गुड ब्लड बैंक प्रैक्टिस को कंप्लीट करती हैं। मुख्तलिफ मुल्कों की मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जो कि इन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मॉनिटर करती हैं, और उसके बाद जो लैब इस पर पूरा नहीं उतरती, जो ब्लड बैंक इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो वो मिजाज होती हैं, दे कैन बेसिकली कैंसल द लाइसेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर ब्लड बैंक and take the action, and they could take a legal action as well if there is complication related to the patient। अगर ब्लड की वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन है तो they also have the legal rights, legal authority to basically cancel the blood bank and also take a legal action। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बता दी कि एक ब्लड बैंक की गुड प्रैक्टिस क्या होती है, किस तरह से ये जो है ना हमारे मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ये काम करती है। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको